क्या अग्निपथ स्कीम से देश में दो तरीके के जवान बनाए जा रहे हैं? एक जवान जिसे पेंशन मिलेगा, शहीद का दर्जा भी मिलेगा, और एक तरफ ना प्रॉपर पेंशन और अगर बैटल कैजुअल्टी बनता है तो शहीद का दर्जा भी नहीं। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद सीमा पर तैनात की। इतना टाइम तो कॉर्पोरेट ऑफिस में प्रोबेशन पीरियड निकल जाता है। कॉम्पनसेशन के नाम पर अग्निवीरों को सरकारी मुआवजा नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। पैसे बचाने के चक्कर में कहीं सरकार नेशनल सिक्योरिटी को डीमोनेटाइज तो नहीं कर दे रही है? क्यों अब सीनियर आर्मी ऑफिसर्स जो पहले अग्निवीर का स्वागत कर रहे थे वो खुद अब इसके खिलाफ बोल रहे हैं? और क्या नोटबंदी के तरह अग्निवीर मास्टर स्ट्रोक का पूरा पोल अब खुलते देख सरकार उसे जस्टिफाई करने में बिजी हो गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो पिछले एक हफ्ते में पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी उठाए गए हैं। 18 जनवरी 2024 को जम्मू एंड कश्मीर के एलओसी पर अग्निवीर अजय कुमार एक लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे जाते हैं। हादसे के हुए 6 महीने हो चुके हैं। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि अग्निवीर अजय कुमार की फैमिली को अभी तक सरकारी मुआवजा या कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयान दे रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी अग्निवीर देश के लिए जान देता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी जाती है। इस बात पर राहुल गांधी ने एक रिस्पॉन्स वीडियो भी जारी किया जिसमें वो शहीद अजय कुमार के पिता चरणजीत सिंह का बयान भी दिखाते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह को बोला जाता है कि सेंटर का 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाने वाली बात गलत है। उनके हिसाब से स्टेट और इंश्योरेंस का पैसा मिला है, केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं। अग्निवीर का मुद्दा ऑब्वियसली पॉलिटिकल अब बन रहा है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई जगहों में इसको लेकर लोग नाराज हैं। लेकिन यह बात सिर्फ पैसों की नहीं है। अग्निवीर स्कीम पर यह सवाल भी आ रहा है कि क्या यह हमारे आर्मी के ऊपर अपने आप एक सर्जिकल स्ट्राइक है, उसे कमजोर बना देने का एक फॉर्मूला है जिसे जाने अनजाने फोर्सेस पर सरकार थोप रही है। थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा कि मुद्दा क्या है। रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल नरावने ने अपनी सून टू बी रिलीज्ड ऑटोबायोग्राफी, अब पता नहीं कब रिलीज होगी क्योंकि अनऑफिशियली इसको बैन कर दी गई है, इस किताब को, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने जिक्र किया था कि अर्ली 2020 में उन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी नामक एक स्कीम को पिच किया था सरकार को, यानी एक शॉर्ट टर्म टेन्योर सोल्जर इंडक्शन प्रोग्राम। मगर कुछ ही महीनों में सरकार उनके पास वापस एक स्कीम लाती है और इंप्लीमेंट भी कर देती है जिसका स्कोप उनके सजेशन से कई गुना ज्यादा था। उन्होंने लिखा कि आर्मी इस चीज से काफी सरप्राइज हुई, पर नेवी और एयरफोर्स तो इस स्कीम को देखकर पूरी तरीके से चौंक ही गई। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू जैसा था। आखिर अग्निपथ, यह मास्टर स्ट्रोक, यह है क्या? मिलिट्री में कई सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। बेसिकली देखें तो सबसे ज्यादा संख्या पीबीओआर की होती है। पीबीओआर यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, सिपॉय, नायक, लांस नायक, सूबेदार, सूबेदार मेजर। यही है मिलिट्री की रीढ़, यही है मिलिट्री के फुट सोल्जर्स। सबसे ज्यादा संख्या में यही होते हैं। अग्निपथ स्कीम में यह पोस्ट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल दिया जाता है। पहले सिलेक्शन के बाद पीबीओआर 17 साल के लिए एक्टिव ड्यूटी किया करते थे, फिर उनकी रिटायरमेंट होती थी और इमरजेंसी केसेस में उन्हें रिक्रूट भी किया जा सकता था, मोबिलाइज किया जा सकता था रिटायरमेंट के बाद भी, माने स्टैंड बाय आर्मी एक तरफ से। नौकरी के दौरान सैलरी मिलती थी, खुद के लिए, परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलती थी और रिटायरमेंट के बाद आपको जीवन भर पेंशन मिलता था। आर्मी कैंटीन के फैसिलिटीज मिलती थी। अगर ऑपरेशंस के दौरान जान अनफॉर्चुनेटली गई तो घर वालों को पेंशन, सहायता राशि और हेल्थ एजुकेशन कैंटीन बेनिफिट्स भी मिलती थी। यानी फौजियों के लिए फुल रिस्पेक्ट था। भाई, आप देश के लिए लड़ रहे हो, हम तुम्हारी फैमिली का पूरा ध्यान रखेंगे, डोंट वरी। पर इस पूरे सिस्टम में सरकार और आर्मी को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वही प्रॉब्लम जो हर बड़ी कॉरपोरेट को भी आज सामना करना पड़ता है, खर्चा पानी, सैलरी एक्सपेंसेस। कंपनी ने यह प्रॉब्लम कैसे सुलझाने की कोशिश की? हर चीज को ऑटोमेट कर दो, ऑटोमेशन जहां लगा सकते हो लगा दो, लोगों को हायर करना कम कर दो। सरकार ने शायद इसी से प्रेरणा लेकर अग्निवीर स्कीम लॉन्च कर दी। दोनों ही केसेस में यंग इंडिया की वाट लग रही है, जॉब्स और कम हो रहे हैं।
बाय द वे, अगर आपको भी अपने फ्यूचर की, अपने जॉब की, अपने पर्सनल ग्रोथ की परवाह है तो एआई आपका बहुत बड़ा मदद कर सकता है इसमें। एआई को समझने के लिए ये 3 घंटे का चैट जीपीटी और एआई का एक यूनिक मास्टर क्लास बहुत मदद कर सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। ये होता तो है एक पेड मास्टर क्लास, लेकिन क्योंकि ये हमारे आज के स्पॉन्सर्स हैं तो पहले 1000 लोग जो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे उनके लिए यह मास्टर क्लास बिल्कुल फ्री है। एआई की मदद से आप स्मार्ट जॉब हंटिंग कर सकते हैं, यूनिक हाईली अपीलिंग रेज्यूमेस बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अपने पर्सनल ब्रांड को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो आप टेक से हो या नॉन टेक से हो, सेल्स, मार्केटिंग या फिर एचआर, कंटेंट क्रिएटर, फाउंडर, फ्रीलांसर, ये वर्कशॉप सबके लिए बेनिफिशियल है। देशभक्त पर हमने खुद इस वर्कशॉप से बेनिफिट किया है। आप काफी एआई के छाप अब हमारे एपिसोड्स पर भी देख सकते हो। 10 लाख लोगों ने ऑलमोस्ट इस वर्कशॉप को एक्सपीरियंस किया है, अटेंड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। पहले 1000 व्यूअर्स के लिए यह बिल्कुल फ्री है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। आर्मी के बजट का ऑलमोस्ट 55% हिस्सा तनख्वाह और पेंशन्स में खर्च हो रहा है, और इसका कारण पेंशन का बजट एलोकेशन जो कि 2013-14 में 18% था, वो अब 2023-2024 में बढ़कर 23% ऑफ द आर्मी बजट बन गया है। इसके चलते जो आर्मी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन यानी वेपन्स अपग्रेड की अगर हम बात कर ले, नए वेपन्स में इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, उस पर खर्चे पर इंपैक्ट पड़ रहा है। इसमें इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। चाइना जहां मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर 40% करीब अपना बजट खर्च कर रहा है, हम सिर्फ 25% खर्च कर पा रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और सवाल भी यह है कि इंडियन मिलिट्री की एवरेज एज दूसरे देशों की मिलिट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो चुकी है। अभी मिलिट्री में पीबीओआर की एवरेज एज 32 के आसपास है, दूसरे देशों में यह नंबर 25 के आसपास होती है। तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ठीक जैसे हमारी इकोनॉमी में ब्लैक मनी का प्रॉब्लम था, लेकिन नोटबंदी के तरह अग्निपथ के स्कीम को लाया गया बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी डिटेल डिस्कशन किए, बिना किसी इंपैक्ट असेसमेंट के। धीरे धीरे नोटबंदी के तरह सच जो है वो अग्निपथ में भी सामने आ रहा है। अग्निपथ के तहत आपको रिक्रूटमेंट के बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी, जी हां सिर्फ 4 साल की नौकरी, और फिर 75% ऑफ द रिक्रूट्स को बर्खास्त कर दिया जाएगा। टू बी वेरी ब्लंट, आर्मी से निकाल दिया जाएगा। सिर्फ 25% को 15 साल का टेन्योर दिया जाएगा आर्मी के अंदर। एवरेज में एक अग्निवीर को महीने के 40,000 रुपए मिलेगा। 4 साल के अंत में 11.7 चलिए 12 लाख के आसपास का सर्वेलेंस पैकेज मिलेगा, जिसको सेवा निधि बुलाया गया है। इसमें भी बाय द वे पैसा आधा अग्निवीर की सैलरी से कट के आएगा, आधा सरकार मैच करेगी। एक स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, स्पेशल बैंक लोन जिससे आपको मिल सकता है। स्टेट पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में बोला गया है कि प्रायोरिटी दी जाएगी ऐसे अग्निवीर। बट स्कीम के अनाउंस होते ही बिहार, यूपी, हरियाणा जैसे राज्यों में, कई स्टेट्स में बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया और कई बच्चों ने आर्मी की तैयारी करना छोड़ ही दिया। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। अग्निवीर के खिलाफ नाराजगी का सबसे बड़ी जो वजह है वो यह है कि बर्खास्त किए गए अग्निवीर को अब पेंशन तो कुछ नहीं मिलेगी। यही था सरकार का मास्टर स्ट्रोक कि देश की सेवा के बाद बातें बड़ी बड़ी करो, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग लो और उसके बाद चुपको चुपके पेंशन का खर्चा हटा दो। पेंशन के साथ साथ और कई चीजें भी हैं जो अग्निवीरों को नहीं दी जाएगी। ग्रेचुइटी, डियरनेस अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, आर्मी कैंटीन, जवान के फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस। तो राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में अग्निवीर अजय सिंह की बात उठाई और कहा कि भाई उनको अभी तक सेंटर और आर्मी की तरफ से पेंशन का कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। इस पे राजनाथ सिंह उठ गए और बोला कि कहा राहुल गांधी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से हर अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अब इन दोनों में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, मिसलीड कौन कर रहा है? 4 जुलाई को अग्निवीर अजय सिंह की फैमिली ने कहा कि राहुल गांधी ने सही बोला है। 6 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक सेंटर का कोई कॉम्पनसेशन नहीं आया है। उनको 98 लाख का पैसा मिला है, मगर उन्होंने क्लैरिफाई किया ये इंश्योरेंस का पैसा है। 48 लाख आर्मी इंश्योरेंस का आया है और बाकी 50 लाख तो आईसीआईसीआई बैंक की बीमा थी। तो हां, पैसे आए हैं पर यह कॉम्पनसेशन मनी नहीं है, यह तो इंश्योरेंस स्कीम है। बीमा और मुआवजा सेम चीज नहीं होता है। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे कुछ तो पैसे आए तो इतना क्यों चिल्ला रहे हो। बात पैसे की नहीं है,
बात रिस्पेक्ट की है, बात सरकार की है। बीमा सहायता राशि नहीं होती है। अग्निवीर अगर लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा जाता है तो उसके फैमिली को कॉम्पनसेशन या जिसको एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहते हैं वो दी जाती है। इसी के साथ साथ कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं। कुल मिलाकर 67 लाख रुपीस के आसपास एक राशि बनती है। सच्चाई यह है कि यह 67 लाख रुपए की राशि मौत के 6 महीने बाद भी फैमिली तक नहीं पहुंची है। आर्मी ने ओपन लेटर लिख के कहा कि हम एक्सपीडिशियसली ये पैसा डिस्पर्स करेंगे, मगर अभी हमको पुलिस वेरिफिकेशन का इंतजार है, जिसके बाद हम एक्स ग्रेशिया पेमेंट दे देंगे। पर 5 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को भी देखिए। खाना म्यूनिसिपल के एसएसपी अमनीत कोंडाल का कहना है कि किसी पुलिस वेरिफिकेशन का कोई रिक्वेस्ट उन्हें मिला ही नहीं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे वो। तो राहुल गांधी के स्पीच के बाद और अग्निवीर के परिवारजनों के बयानों के बाद अब आर्मी ने ट्वीट करके कहा कि टोटल 1.65 करोड़ का अमाउंट अजय सिंह के परिवार को दिया जाएगा, जिसमें से 89 लाख ऑलरेडी दिया जा चुका है, मगर बाकी का 67 लाख वो कॉम्पनसेशन पेमेंट और दूसरे बेनिफिट्स का जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं दिया गया है और अभी जल्द ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और पैसा दे दिया जाएगा। मगर बार बार यह बात सामने आ रही है। लुधियाना डिप्टी कमिश्नर साक्षी ने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई पेपर वर्क पेंडिंग नहीं है, पेंडिंग बस यह है कि उनको अभी तक आर्मी से बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जबकि उन्होंने 11 मार्च 2024 को सिख लाइट इन्फेंट्री को रिकॉर्ड्स मार्च में ही सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट कर दिया था। यानी इधर से देखो या उधर से देखो, 6 महीने हो गए हैं अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को सहायता की राशि नहीं दी गई है, जबकि कोई पेपर वर्क पेंडिंग नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही थी मोटी मोटी सही है कि अभी तक कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी गई है। राजनाथ सिंह को अब जवाब देना चाहिए कि जो सहायता राशि, वो जो 1 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, वो क्या इंश्योरेंस के पैसे की बात कर रहे थे या एक्स ग्रेशिया पेमेंट की बात कर रहे थे। और अंत में सवाल यह आता है कि 6 महीने बाद भी इतना सिंपल पेपर वर्क कैसे नहीं हुआ है। शहादत के बाद भी एक्स ग्रेशिया को लेकर पॉलिटिक्स क्यों चल रहा है। मगर शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, पेंशन, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, आर्मी कैंटीन, ये सारी फैसिलिटीज अब नहीं मिलेगी। सरकार का स्किल सर्टिफिकेट एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जिससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि युवक कह रहे हैं कि उनको सरकार सिक्योरिटी गार्ड बनाने का सर्टिफिकेट देने की तैयारी में है। सरकार कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्स अग्निवीर को दूसरे सरकार पोस्ट में हम कोटा देंगे। पर आज के डेट में भी देख लो, एक एक्स सर्विसमैन के लिए सरकार की ऐसी स्कीम है कि उनके लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है। अब आप देख लीजिए, यूजुअली एक सर्विसमैन 38 ईयर की उम्र में रिटायर होता है और उनको 17 साल के सर्विस के बाद सिविलियन लाइन में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आती है। यह एक मुश्किल है। उसको आसान करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ग्रुप सी पोस्ट में, ग्रुप डी पोस्ट में, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस में 10 से 20% का एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन कोटा है। मगर इसमें से एक्स सर्विसमैन की संख्या 1 से 2% से ज्यादा कहीं नहीं है। जब 17 साल की सर्विस करने के बाद, रिटायर होने के बाद जवान को कोटा नहीं मिल पा रहा है, तो आर्मी कैसे कोई बिलीव कर ले, कोई अग्निवीर कैसे मान ले कि 4 साल के अग्निवीर सर्विस के बाद उसे यह कोटा मिल जाएगा। और वैसे एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने फरवरी 2020 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस के सामने खुद यह बात रखी थी कि 38 की उम्र पर रिटायर होने के बाद एक एक्स सर्विसमैन को ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ता है और यह जो जॉब हंटिंग करना पड़ता है, इट इज नॉट गिविंग डिग्निटी टू द मैन। इससे एक्स सर्विसमैन की डिग्निटी नहीं मिलती है। यह खुद बिपिन रावत के शब्द हैं। ये डिग्निटी अग्निवीर को भी नहीं मिल पाएगी। अगर फुल सर्विस वाले जवान को नहीं मिल रही है तो अग्निवीर को कैसे मिलेगी। और आज के युवा जो अग्निवीर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी यह बात अच्छे से मालूम है। इस डिसीजन का इंपैक्ट बीजेपी पर इलेक्टोरली भी पड़ा है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार में उनको सीट्स खोनी पड़ी और उनमें अग्निवीर को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। वहां काफी एरियाज हैं, काफी कंस्टिट्यूएंसीज हैं। पर मोदी ने किया है तो कुछ सोच के किया होगा। यही सोचकर ये लोग इसे डिफेंड भी कर रहे हैं। कैसे डिफेंड कर रहे हैं और ये जो डिफेंड कर रहे हैं ये आर्मी को कैसे हार्म कर रहे हैं, ये समझते हैं। सरकार ने बार बार यह कहा है कि यह स्कीम मिलिट्री को फ्यूचर रेडी और यूथफुल बना देगी। पर अफसोस की बात है कि कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स का भी यह कहना है कि अग्निपथ स्कीम आर्मी का नुकसान कर रही है।
देखते हैं कैसे। नंबर 1, लैक ऑफ ट्रेनिंग। पहला पॉइंट तो ट्रेनिंग का सिंपल है। अग्निपथ स्कीम में अगर आप देखो तो पहले जो पीबीओआर जवान है करीब 2 से 3 साल तक की ट्रेनिंग मिलती थी, और अब एक अग्निवीर पीबीओआर को सिर्फ 6 से 8 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। रिटायर्ड मेजर जनरल अमृतपाल सिंह ने बयान दिया है कि ट्रेनिंग को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि यह डेफिनेटली इस तरीके की ट्रेनिंग के बाद ये जो अग्निवीर है ये एक बोझ बनकर ही, दूसरे ट्रूप्स पर बोझ बनकर ही मैदान पर उतरेंगे। और एक्सपीरियंस जब तक आएगा, जब तक 4 साल खत्म होंगे, तब तक पूरा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, नेवी और एयरफोर्स। अब ये चीज नेवी और एयरफोर्स के लिए और भी ज्यादा खराब है, ये अग्निवीर स्कीम, क्योंकि उनके वेपन सिस्टम्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वैसे नेवी पर जाना कोई आसान बात तो है नहीं। रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश का कहना है कि नेवी या एयरफोर्स के लिए कम से कम 5 से 6 साल की ट्रेनिंग जरूरत होती है, इससे पहले कि सिपाही एक्सपीरियंस्ड हो उन कॉम्प्लिकेटेड और लीथल वेपन सिस्टम को, कॉम्प्लेक्स मशीनरी को वो समझ पाए और ऑपरेट कर पाए। ऐसे में बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि 4 साल बाद एक अग्निवीर एक पार्शली ट्रेन्ड सेलर ही बन पाएगा। अब आप सोचिए कि 4 साल भी कम पड़ रहे हैं और 4 साल में तो हम यहां निकाल दे रहे हैं। और यह चीज रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल नरावने ने भी बोली थी, क्योंकि उन्होंने जब टूर ऑफ ड्यूटी, ये जो शॉर्ट टर्म सर्विस का मॉडल पिच किया था, वो सिर्फ आर्मी के लिए पिच किया था, छोटे स्केल पर पिच किया था, मगर सरकार वापस आती है और सब पर लगा देती है, एयरफोर्स, नेवी, सब पर लगा देती है अपना यह मास्टर स्ट्रोक। तीसरा पॉइंट, रिटेंशन रेट। ये जो रिटेंशन रेट वाला प्रॉब्लम है, जनरल नरावने ने भी प्रपोज किया था कि 25% को बर्खास्त कीजिए, 75% को रिटेन कीजिए, मगर सरकार ने तो कुछ अपना ही मैथ्स लगा दिया और 75% को बर्खास्त कर दिया। इससे अग्निवीर में आपस में ही एक कंपटीशन बन जाता है। अरे अब इसमें रेजिमेंटल कॉमराडरी, एक जो चीज है कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपनी जान देने के लिए हाजिर होगा, ये जो भाईचारा है, ये भाईचारा तो अब गया कुएं में। और इसमें सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस पिछले कुछ हफ्तों में एक इंटरनल सर्वे कर चुकी है, अग्निवीर स्कीम को इवैल्यूएट कर रही है, और उसमें पता चल रहा है कि एक लैक ऑफ कोहिसिवनेस, लैक ऑफ कॉमराडरी देखी जा रही है अग्निवीरों में, और कोलैबोरेशन नहीं दिख रहा है, बल्कि कंपटीशन की टेंडेंसी ज्यादा दिख रही है, जिसके चलते अग्निवीर के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है। एक आर्मी के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और कोई चीज हो नहीं सकता है कि बैटल में कोई खून पसीना किसी का बह रहा है और वो बोलता है तू यहीं मर जा, क्योंकि कम से कम मैं रिटेन रहूंगा। इसीलिए शायद लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ने ट्वीट करके इस स्कीम के फोर्सेस के लिए इसे डेथ नेल बताया है। और उन्होंने एक बहुत सिंपल सवाल भी पूछा है, इतने बड़े मास्टर स्ट्रोक को इंप्लीमेंट करने से पहले कोई भी टेस्टिंग फेज की गई थी या नहीं? इतनी जल्दी क्या थी? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने यह भी कहा है कि ऐसी पॉलिसी से मिलिटराइजेशन ऑफ सोसाइटी भी हो सकता है। सोचिए जरा, 40,000 युवक बेदखल किए जा रहे हैं आर्मी से। वो ट्रेंड है, सेमी ट्रेंड है, अब वो नाराज होकर सिविलियन लाइन में वापस आते हैं, बंदूक भी चलाना जानते हैं, मार्शल आर्ट्स कुछ हद तक जानते हैं, अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। वो क्या करेंगे? इससे सोसाइटल लेवल पर बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है कि ऐसे नाराज एक्स अग्निवीर कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज, गैंग्स के तरफ आकर्षित ना हो जाए। ऊपर से आप ये भी हो सकता है वैगनर ग्रुप जैसे इंटरनेशनल प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज की तरफ वो आकर्षित हो जाए, मर्सनरीज बनने का वो सोच ले। ये सुनने में दूर की बात लगती है, लेकिन इसकी बात अभी होनी होगी अगर इस चीज को रोकना होगा। राजनाथ सिंह ने तो कहा है कि इस स्कीम को लाने से पहले बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनरल से बात की गई है और उसी के बाद अग्निवीर स्कीम को लाया गया। लेकिन उधर जनरल नरावने अपनी किताब में लिख रहे हैं कि इट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ऐसा क्यों लिखा? क्या वो झूठ बोल रहे हैं? इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स पब्लिकली स्कीम को क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को इस चीज का जवाब तो देना होगा। क्या ऐसा कौन सा कंसल्टेटिव फेज था, कौन कौन थे इस कंसल्टेशन में जिनसे बात करके इस अग्निवीर स्कीम को लाया गया? भाई हम भी तो जाने कि डिमोनेटाइजेशन के पीछे कौन था। नहीं तो हाल वही है जैसे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हुआ था, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, रातों रात स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया किसी से बातचीत बिना किए। आज जीएसटी कलेक्शंस को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, बोल रही है हम पब्लिश नहीं करेंगे नंबर्स। डिमोनेटाइजेशन का नाम और निशान मिट गया है सरकारी पैम्फलेट्स के अंदर से।
और जनरल नरावने की ऑटोबायोग्राफी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो 2024 की शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, अभी उसका रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। अमेजॉन में लिखा हुआ है करेंटली अनअवेलेबल। अमेजॉन कह रही है हमें पता नहीं ये किताब फिर से कब आएगी। तो कॉमन सेंस सवाल ये उठता है कि अगर पैसे ही बचाने थे तो सरकार साफ साफ बोल देती कि भाई पैसे बचा रहे हैं। इसको मास्टर स्ट्रोक स्कीम बनाने के लिए, यूथफुल बनाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इस स्कीम को क्यों लाया गया? क्योंकि फिर शायद मानना पड़ता कि पैसे तो नहीं है खजाने में, और फिर बोलना पड़ता कि हां दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो पैसे लग रहे हैं उसे कम करो। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स बनाने में तो पैसे कम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आर्मी में पैसे कम पड़ रहे हैं। हालत कुछ ऐसे खराब है कि जनरल जीडी बख्शी, जो सालों से सरकार को चीख चीख कर सामने आकर डिफेंड करते हैं, गोदी मीडिया पर बैठकर दूसरों से गाली गलौज करते हैं, वो भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि अग्निवीर अच्छा स्कीम नहीं है। लगता है राजनाथ सिंह ने इनसे भी कंसल्टेशन नहीं किया। उधर राजनाथ सिंह का कहना है कि अमेरिका जैसे दूसरे देश हैं, वहां भी अग्निपथ जैसे टूर ऑफ ड्यूटी जैसा मॉडल है, तो इंडिया में क्यों नहीं? मगर वो बताना ये भूल जाते हैं कि यूएस में अगर एक सिटीजन ने कुछ साल सर्व किया भी है, उसके बदले यूएस सरकार उसको कंप्लीट कॉलेज स्कॉलरशिप देती है, जो कि बहुत महंगी होती है। और अगर कुछ साल के टूर ऑफ ड्यूटी के बाद उन्होंने तय किया कि वो आर्मी में कंटिन्यू करना चाहती है, तो यूएस मिलिट्री प्रोग्राम्स खुशी खुशी उस सैनिक को रिटेन करती है, और अगर वो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड्स मीट करते हो। अग्निपथ में फिलहाल एक कोहॉर्ट हो जिसमें सैनिक कितने भी शानदार ना हो, 75% को बर्खास्त किया ही जाएगा, चाहे उनकी गलती है या नहीं है। यूएस में अगर किसी शॉर्ट टर्म सोल्जर की एक्टिव ड्यूटी में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को फुल बेनिफिट दिए जाते हैं, जो एक रेगुलर सर्विस या रेगुलर सोल्जर को मिलते हैं। वहां 2 तरीके के जवान नहीं पैदा किए जा रहे हैं। तो अग्निपथ में किस तरीके का सुधार किया जा सकता है जिससे सिचुएशन थोड़ी और बेटर हो? आर्मी में ना जो इंटरनल रिव्यू किया गया है, इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ सजेशंस ये हैं कि देखिए ये जो 25% रिटेंशन रेट है, इसको 60 to 70% तक बढ़ा दिया जाए। ये सबसे सिंपल, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है। टेक्निकल और स्पेशलिस्ट सोल्जर के लिए कम से कम 75% रिटेंशन रेट किया जाए। इससे अग्निवीर के बीच में ट्रस्ट भी बिल्ड हो पाएगा, स्किल भी बिल्ड हो पाएगा। और जो कोविड के चलते देश में 3 साल भर्ती नहीं हुई थी, 50-60 हजार ये जो कमियां हैं वो भी भर पाएगी। हायर रिटेंशन रेट से कम मैन पावर शॉर्टेज इन दी आर्मी, इन द फोर्सेस कम हो पाएगा। और सर्विस के 4 साल नहीं, कम से कम 7 साल करना चाहिए, जिससे कम से कम जो अग्निवीर है वो अच्छे तरीके से ट्रेन हो पाए, सिस्टम पर बैठ पाए, ताकि अग्निवीर को बस एक एक्स सर्विसमैन स्टेटस भी मिल जाएगा, उसको ग्रेचुइटी भी मिल जाएगा 7 साल सर्व करने के बाद। ये भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब अग्निपथ की पॉलिसी में अगर ऐसे रिफॉर्म्स किए जाए तो शायद सरकार का इतना पैसा ना बचे, और शायद इसीलिए सरकार इतने जोश से करंट पॉलिसी को डिफेंड करने में लगी हुई है। मगर आर्मी की रेडीनेस और क्वालिटी कम करके जवानों को इनसिक्योर बनाकर पैसा बचाना कभी भी एक अच्छा शॉर्टकट नहीं है। इसी वजह से एक फंडामेंटल सोल्यूशन की सरकार होलिस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ पर भाई फोकस कर लो, इंडस्ट्रियल बेस पर फोकस कर लो। हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ज्यादा पैसा तुम्हारे पास आएगा, जिस पर तुम उसको डिफेंस पर लगा पाओगे। अगर चाइना का मिलिट्री बजट आपसे 3 गुना ज्यादा है, तो उसी की तरह डिफेंस बजट का 55% मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन तो मैच नहीं कर पाओगे ना, कि तुम अपना 55% कर लो। तुम्हें अपना ओवरऑल डिफेंस बजट तो ऊपर करना पड़ेगा। सरकार उस पर थोड़ा फोकस कर ले, ये प्रॉब्लम अपने आप सुलझ जाएंगी। पर इस पर तो सरकार बात नहीं करेगी। अगर सरकार आर्मी की सजेशंस माने, ऑपोजिशन के प्रेशर में आकर मार्टर कॉम्पनसेशन पॉलिसी में सुधार करे, तो शायद अग्निवीर स्कीम थोड़ी सी इंप्रूव हो पाएगी। पर यह कंसल्टेशन प्रोसेस सरकार को आता ही नहीं है ना। लोगों से बातचीत करके, एक कंसेंसस बिल्ड करके, एक केस एनालिसिस करके काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो भाई प्रोटेस्ट के बाद अपर एज लिमिट 21 to 23 जो किया गया था, वो भी प्रोटेस्ट के बाद ही हुआ था, क्योंकि बिना सोचे समझे आपने ये सारी चीजें की थी। जिस तरीके से आपने जीएसटी किया था इंप्लीमेंटेशन, जिस तरीके से आपने फार्म लॉ किया था, जिस तरीके से आपने डिमोनेटाइजेशन किया था, वैसे ही अग्निवीर एक मास्टर स्ट्रोक है जिसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। लेकिन आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशंस को अगर सरकार नहीं बख्शेगी, आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन पर भी पैसा बचाने के चक्कर में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करेगी, नेशनल सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज करेगी, तो पहले बस सरकार गरीबों की जेब काट रही थी, अब लग रहा है कि शहीदों की भी जेब काट रही है। लेकिन उससे भी बुरा, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर भी अगर सरकार चिन्नी चोरी करने लगे और उसके ऊपर झूठ बोलने लगे कि नहीं हम ये मॉडर्नाइजेशन के लिए कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा ट्रैजिक और कोई चीज है नहीं।